माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज 21 मार्च है जब हम यह क्लास ले रहे हैं। जब यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं तब हो सकता है कि डेट बदल जाए, आगे जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे उनके लिए डेट बदल जाएगा, लेकिन जब हम यह क्लास ले रहे हैं तो आज 21 मार्च है। और प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट आया है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट आया है और इस परीक्षा में हम एक चीज देखे जो हमें अंदर से बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगा, और वह था, चाहे वह साइंस स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स हो, हर एक स्ट्रीम में लड़कियां ही टॉपर हैं। तो आखिर लड़के पीछे क्यों जा रहे हैं? आखिर लड़के इतने पीछे क्यों हटते जा रहे हैं? लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे क्यों बढ़ती जा रही है? हम ये नहीं कहते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां आगे बढ़ रही है। एक समय ऐसा था कि जब लड़कियों के बारे में कहा जाता था कि लड़कियां तो सिर्फ चारदीवारी के अंदर रहने वाली है, लड़कियां का तो काम है सिर्फ खाना बनाना, लड़के तो घर के काम काज में रहती है, कपड़ा साफ करती है, खाना बनाती है। इसके बाद एक उम्र होता है, उसके बाद शादी हो जाता है, अपने मायके चली जाती है, बच्चा करती है, अपना पूरा जिंदगी बच्चे में लगे रहती है, भाई उसका जीवन खत्म हो जाता है। लड़कियों के बारे में ऐसा सोच रहा करता था, लड़कियां अपने घूंघट प्रथा में रहती है, तो इस प्रकार का सोच रहता था। तो प्यारे बच्चों, लड़कियों के बारे में इस प्रकार का बात कहा जाता था, लेकिन आज लड़कियां इन सब चीजों से बाहर निकल करके टॉपर्स बन रही है और लड़के पीछे चलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कों को अपने आप से यह सवाल जरूर करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा कारण है, आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसके वजह से हम पीछे चलते जा रहे हैं। और लड़कों को मेहनत करना चाहिए। लड़कियां अपने मेहनत के दम पर जिस तरीके से आगे बढ़ी है, लड़कों को उससे दुगनी मेहनत करना चाहिए और लड़कियों को पीछे करना चाहिए। एक समय ऐसा था कि लड़कियां पीछे कर रही थी लड़कों को, और आज लड़कियां आगे निकल चुकी है और अब लड़के पीछे कर रहे हैं लड़कियों को। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं यह सब चीज पर आपको ध्यान रखना होगा। इन सब चीजों को अंदर से आपको सोचना होगा कि आखिर हम पीछे क्यों जा रहे हैं। हमारा तो काम है भाई पढ़ना। लड़कों का काम क्या है? पढ़ना। लड़कियां का काम क्या है? पढ़ने के अलावा घर का काम काज भी करना, खाना बनाना, घर के काम काज में अपने मम्मी का साथ देना। फिर भी लड़कियां आगे बढ़ रही है, लड़कियां टॉपर बन रही है, लेकिन लड़के पीछे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। हम ये नहीं कहते हैं कि लड़कियों को टॉपर नहीं बनना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर दो लड़कियां टॉपर है तो कम से कम दो लड़कों को भी टॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़के हैं ही नहीं, दूर दूर तक सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के आप लोगों को इस चीज पर विचार करना है। और अभी तो मैट्रिक का रिजल्ट देखना बाकी है कि मैट्रिक में क्या हो पाता है। क्या मैट्रिक में भी इसी तरीके से लड़कियां ही बाजी मारेगी या फिर लड़के बाजी मार सकते हैं? इस चीज के बारे में थोड़ा सा विचार करना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, एकदम धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो चीज हम आपको बताने वाले हैं वो शायद आपके परीक्षा में हर हाल में पूछा जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ऐसा क्या बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज तो देखे होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हर एक बार पूछता है F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में लगभग हर एक वर्ष पूछता है, और जब भी पूछता है ना, यह 5 मार्क्स का पूछता है, यानी कि 5 नंबर का पूछता है। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को हम आज उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में दोनों में सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहते हैं तो यह चीज प्यारे बच्चों आज आप लोग को जानने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे ऑलरेडी क्लास को शेयर कर चुके हैं, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।
प्रकाश का प्रवर्तन का आज 5वां पार्ट होने वाला है, यानी कि 5वां क्लास हम इस चैप्टर का लेने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम आपको मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा F बराबर R/2 बताने पर। उसके पहले हम बहुत सारे कुछ बेसिक पॉइंट बताएंगे, कुछ और भी चीजें बताएंगे, चिन्ह परिपाटी वगैरह बताएंगे, लेकिन हमारा फोकस रहेगा मुख्य रूप से आपको इस चीज को समझाने पर कि आप लोगों को यह चीज आज हर हाल में समझा देना है। तो किसी भी तरीके से हो, लेकिन यह चीज आज आप लोगों को समझना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ सर, आज हम एकदम कंसंट्रेशन के साथ जुड़ चुके हैं, कंसंट्रेट माइंड के साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए मात्र आपको 99 रुपया पे करना होगा इस नंबर पे 8114532021, और इसी नंबर पे फोन करके आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए आपको फॉर 1 सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 50 रुपया पे करना होगा। आप लोग हर एक सब्जेक्ट का नोट्स इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। आपको बिल्कुल एकदम बेहतरीन नोट्स मिलेगा, जहां से आप लोग मैट्रिक परीक्षा में टॉपर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे वेबसाइट भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी हैं। टारगेट बोर्ड सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाएं, फेसबुक पेज पर भी जुड़ जाएं। यह सब वेबसाइट टारगेट बोर्ड का ही है, जो कि आप लोगों के लिए ही है, और आप लोग यहां पर जाकर के भी स्टडी उपलब्ध कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? उसके बाद बताइएगा उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, यह भी बता दीजिएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिएगा कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, जरा इसके बारे में भी बता दीजिएगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यह भी आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग यह भी बताइएगा, हजामती दर्पण के रूप में, यानी कि दाढ़ी बाल बनाने के लिए जब हम लोग सैलून में जाते हैं तो वहां पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका जवाब बताइए। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका भी जवाब आप लोग बता दीजिए फटाफट से। सारे बच्चे बताइए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। सोलर कुकर के अलावा आप लोग बता दीजिए कि गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। इसके अलावा आप लोग बता दीजिए स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट मतलब गली होता है, गली चौराहे पर जो लाइट लगा हुआ रहता है ना, उसमें कौन सा, स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह भी आप लोग बता दीजिएगा। हाँ, तो यह सब कुछ आप लोग फटाफट से बताइए। जितना भी क्वेश्चन हम आपसे किए हैं ना, इस सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं सर, बहुत बढ़िया। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, सारे बच्चे कमेंट्स में जवाब दे रहे हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जो हम पूछ रहे हैं ना, सारे बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं। और बच्चे अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। फटाफट से सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में हम यह सब कुछ बता दिए थे कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, यह सब क्वेश्चन का जवाब हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्या, चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले चिन्ह परिपाटी के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग पिछला क्लास पूरा किए होंगे शुरू से लेकर के अंत तक, तो आपको अच्छे से याद होगा कि आज हम चिन्ह परिपाटी से बताने वाले थे। इसके पहले के जो भी पार्ट्स हैं ना, जो भी टॉपिक हैं, सब कुछ हम आप लोगों को पिछले 4 क्लास में कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अभी हम आपको चिन्ह परिपाटी बताने वाले हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं पहले कि चिन्ह परिपाटी होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है। कल हम आपको बता रहे थे ना, कभी दर्पण के आगे तो कभी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण में मतलब कि अवतल में, उत्तल में। तो कभी कभी देखते हैं ना कि अवतल दर्पण का जब चित्र बनाते हैं तो आगे बन जाता है, उत्तल दर्पण का जब चित्र बनाते हैं तो प्रतिबिंब पीछे बन जाता है। तो गोलीय दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है कभी आगे तो कभी पीछे बनता है।
ठीक है। गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। कल आप लोग को बता रहे थे जब किरण आरेख बता रहे थे तो वहां पर देख रहे थे, कभी जो हमारा प्रतिबिंब है वह प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा था, कभी प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा था। ठीक है ना। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए अगर मान लिया जाए कि हमारा दिया हुआ है -f और आपसे पूछ दे कि बताइए ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। लेकिन इस चीज को समझने के लिए ही चिन्ह परिपाटी बनाया गया है। तो क्या लिख रहा है, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है, कभी प्रधान अक्ष के ऊपर तो कभी प्रधान अक्ष के नीचे बनता है। और इस स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता हुई। एक परिपाटी कहने का मतलब एक चिन्ह की आवश्यकता हुई, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। समझ गए ना। ताकि हम इन सब चीजों में एकदम अच्छे तरीके से अंतर स्पष्ट कर सकें। अगर चिन्ह परिपाटी नहीं होता तो शायद जो हम लोग अवतल उत्तल करते हैं ना, वह सब चीज समझने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन चिन्ह परिपाटी के बदौलत वो सब कुछ एकदम आसान हो गया, एकदम आसान हो गया। इस परिपाटी के अनुसार क्या होता है भाई, देख लीजिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हम आप लोग को बताने वाले हैं। पहला बात कि सभी दूरियां ग्रुप में मापी जाती है। कैसे ग्रुप में मापा जाता है आगे आपको समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा, मान लिया जाए कि यह एक दर्पण है, ठीक है ना, यह एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, यह कौन सा दर्पण है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, यह दर्पण कौन सा दर्पण है। यहां पर क्या होगा, ध्रुव P हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा F, और यहां पर मान लिया जाए कि वक्रता केंद्र C हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। जैसे मान लिया जाए यह हो गया इसका आपतित किरण, ठीक है ना, यहां से गुजरेगा फोकस से होते हुए। ठीक है, अब देखिए पहला क्या कहता है, चिन्ह परिपाटी। पहला तो कहा कि सभी दूरियां ग्रुप में मापी जाती है। भाई कैसे ग्रुप में आगे बताएंगे, लेकिन आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। जैसे प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि यहां से यहां जो ध्रुव है ना, ध्रुव से फोकस का दूरी मान लिया जाए कि यह 10 सेंटीमीटर, और यहां से भी मान लिया जाए कि यह भी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ दे कि अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की अवतल दर्पण में ध्रुव से फोकस की दूरी है 10 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे कि -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, बताइए। 10 सेंटीमीटर लिखेंगे या फिर -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, चिन्ह परिपाटी कहता है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां जो होती है वह क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी कि यह आपतित किरण है और इस दिशा में अगर हम लोग दूरी को मापेंगे तो वह धनात्मक मान होगा। समझ गए ना। अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में चले जाएंगे तो ऋणात्मक मान होगा, लेकिन आपतित किरण की दिशा में धनात्मक मान होगा। यह सब चीज आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। एकदम सिंपल सा बात है कि आपतित किरण की दिशा में जब धनात्मक है तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक होगा। मतलब आपतित किरण में पॉजिटिव, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान, यानी कि निगेटिव मान हो जाएगा। एकदम सिंपल सा बात है, यह तो समझने वाली लॉजिक है। उसके अलावा प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है। जैसे मान लिया जाए यह प्रधान अक्ष है, यह हमारा प्रधान अक्ष है ना, इसके ऊपर में जो वैल्यू होगा, जैसे मान लिया जाए कि वस्तु है, ठीक है, यह वस्तु है, और या फिर इसको और थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ठीक है ना, यह मान लिया जाए कि एक वस्तु है, समझ गए। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वस्तु जब है तो यह प्रधान अक्ष के ऊपर में है, प्रधान अक्ष के ऊपर में है, तो प्रधान अक्ष के ऊपर में जो दूरी मापा जाएगा यह होगा पॉजिटिव। समझ गए ना, प्रधान अक्ष के ऊपर में पॉजिटिव, जबकि प्रधान अक्ष के नीचे में जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चिन्ह परिपाटी मुख्य रूप से यही कहता है, समझ गए ना, कि दर्पण के आपतित किरण की साइड धनात्मक मान, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक मान। समझ गए, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर में धनात्मक और प्रधान अक्ष के नीचे में ऋणात्मक। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया, फटाफट से बता दीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो सारे बच्चे यस सर यस सर यस सर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर समझ में आ गया हो तो सारे बच्चे यस सर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हमें यह संकेत मिल जाए कि हाँ आप लोग समझ चुके हैं। जल्दी जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यस सर हमें समझ में आ चुका है। वाह,
यस सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहां तक समझ चुके हैं, यानी कि हाँ, अब हम यह मान रहे हैं कि आप लोगों को चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया है। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि प्रधान अक्ष के ऊपर वैल्यू है, तुरंत समझ जाएंगे कि धनात्मक है कि ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक है कि ऋणात्मक। आप लोग बोलेंगे सर अभी तो बताया है ना कि प्रधान अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे है तो ऋणात्मक, अपतित किरण की दिशा में है तो धनात्मक, अपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से बताइएगा, अगर कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण मतलब दो ही दर्पण, चाहे तो अवतल चाहे तो उत्तल, समझ गए ना? गोलीय दर्पण मतलब दो, चाहे तो अवतल चाहे तो उत्तल। और अगर गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु के आकार से बड़ा है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? अगर प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा है तो दर्पण कौन सा होगा? जैसे मान लिया जाए कि प्रतिबिंब है, सॉरी, वस्तु है इतना बड़ा और प्रतिबिंब बन रहा है इतना बड़ा, तो बताइए दर्पण कौन सा होगा? आप लोग बोलेंगे सर अवतल दर्पण होगा। क्यों अवतल होगा? क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार जो होता है वह बड़ा बनता है। समझ में आया है कि नहीं आया है? अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, या क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बार बार पूछा जाता है। अवतल में ध्यान रखिएगा, अवतल में आपसे पूछा जाएगा किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, सॉरी उल्टा लिख दिए, उत्तल में। उत्तल में क्या बनता है भाई? तो उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समतल में बताइए, तो समतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ध्यान रखिएगा समतल में वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा है तो इसका अर्थ है कि वह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अच्छा, किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब 4 गुना है। 4 गुना कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, मान लिया जाए कि यह हो गया इतना बड़ा वस्तु, इसे 4 गुना बड़ा कर दिए, इतना बड़ा कर दिए, ठीक है ना? 4 गुना बड़ा कर दिए, समझ गए? इसके अपेक्षा यह कितना गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, जाहिर सी बात है कि जब 4 गुना बड़ा है यानी कि वस्तु बड़ा है, समझ गया ना? वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है। आप लोगों को बताया गया है ना, वस्तु छोटा और प्रतिबिंब बड़ा, तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो फिर से कहेंगे इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण है। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एवं बड़ा है, दर्पण के पीछे एवं बड़ा है, तो कौन सा दर्पण बताइए? जैसे ही देख लीजिए कि बड़ा है, जैसे ही आप लोग देख लीजिए कि बड़ा लिखा हुआ है ना, आंख मूंद करके आप लोग बता दीजिएगा कि अवतल होगा। जैसे ही देख लीजिए कि प्रतिबिंब बड़ा है, तो बड़ा सिर्फ एक ही में बनेगा, अवतल दर्पण में। समझ गए? जैसे ही देख लीजिए कि बड़ा है तो अवतल दर्पण, समझ गए ना? बड़ा है तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा है, ध्यान रखिएगा। अगर सीधा, सीधा कहने का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब भी हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ही हमेशा सीधा होता है। तो सीधा कहने का मतलब कि काल्पनिक बन रहा है और वस्तु से छोटा, तो सीधा और छोटा किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। कल तो बताए थे ना हम आपको कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसका जो क्या उसको कहते हैं, दृष्टि क्षेत्र होता है ना, वह बहुत व्यापक होता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में करते हैं। तो छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है, तो उत्तल दर्पण हो गया। बताइए, अगर यह चारों क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोगों को जवाब देने में कोई दिक्कत होगा? अगर बच्चों यह चारों क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या जवाब देने में आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। समझ गए ना? इतना प्यार से हम आपको पढ़ाएंगे ना कि जिस चीज को ना समझना हो वह भी आप समझ जाएंगे। समझ गए? इतना प्यार से पढ़ाएंगे कि आप एक एक चीज को समझेंगे। बस कंसेप्ट को समझिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं उस भाव को समझिए, हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, और क्या यहां पर हम संकेत कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर आंख, कान और दिमाग तीनों खुला है तो फिर एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज को समझने के लिए ना 3 चीज की जरूरत है, आंख, कान और दिमाग। अगर 3 चीज खुला है तो फिर आप चीजों को समझ जाएंगे। समझ गए ना? बाकी हाथ गोड़ किधर भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंख, कान और दिमाग 3 चीज खुला रहना चाहिए। समझ गए?
वाह क्या बात है। सबका कमेंट हम पढ़ रहे हैं, सबका कमेंट हम पढ़ रहे हैं। पिंकेश राज जी लिख रहे हैं कि सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे थे। भाई हम सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना सर? बिल्कुल आप खान सर की तरह पढ़ाते हैं। चलिए भाई बहुत बहुत अच्छा, आपको कम से कम हमारा तुलना आप खान सर के साथ कर रहे हैं, जबकि हम उनके तुलने के लायक अभी है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा समझाने का तरीका खान सर के जैसा है, तो इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। समझ गए? चलिए हाँ चलिए, यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके एवं बिना स्पर्श किए हुए कैसे करेंगे। यह क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। समझ गए ना? यह क्वेश्चन भी कभी बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि मान लिया जाए कि आपको दो दर्पण दे दिया जाए, एक दर्पण दे दिया जाए उत्तल और दूसरा दर्पण दे दिया जाए अवतल और तीसरा दर्पण दे दिया जाए समतल दर्पण। तीन दर्पण आपके सामने रखा गया, उत्तल, अवतल और समतल। समझ गए? और अगर हम आपसे बोले कि एक को तो आपको आंख बंद कर दे, ठीक है ना, आपका आंख इस तरीके से बंद कर दे और बोले कि दर्पण को बारी बारी से छू करके बताइए कि कौन सा दर्पण का नाम क्या है, यानी कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा समतल दर्पण है। एक को तो हम बोल देंगे कि बिना छुए हुए बताना है, सॉरी छू करके बताना है, स्पर्श करके बताना है। उसके बाद हम आपका आंख खोल दिए और अब बोलेंगे ना बिना स्पर्श किए हुए बताना है कि कौन सा समतल है, कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। यानी कि दो कंडीशन है, एक स्पर्श करके बताना है यानी कि छू करके बताना है कौन सा समतल है, कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है, और दूसरी कंडीशन में बिना स्पर्श किए हुए यानी कि बिना छुए हुए आपको बताना है कौन समतल है, कौन उत्तल है और कौन अवतल है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके यानी कि छू करके और बिना स्पर्श किए हुए यानी कि बिना छुए हुए आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना कि स्पर्श करने वाला देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्श करके हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो मेज पर रखे गए तीन दर्पणों को बारी बारी से स्पर्श करने पर यह पता चलता है कि जैसे मान लिया जाए कि दर्पण रखा गया है मेज पर, आंख हमारा बंद है, सिर्फ छू करके पता करना है, सिर्फ हम आंख बंद कर लिए हैं और स्पर्श करके पता करना है कि देखते हैं कौन सा दर्पण है। समझ गए? तो सबसे पहला कंडीशन, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा है वह अवतल दर्पण होगा। जब हम अवतल दर्पण के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, इस प्रकार से करेंगे ना, तो देखिएगा कि उसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा। तो जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है, चाहे मान लिया जाए कि आंख पर पट्टी नहीं बांधा है, ठीक है ना, आंख पर पट्टी नहीं बांधा हुआ है, सिर्फ छू करके आपको बताना है, तो जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो जिसका प्रवर्तक सतह धंसा है वह अवतल होगा। अच्छा, उसके अलावा अब अवतल दर्पण तो अलग कर लिए, अवतल दर्पण को तो पहचान गए, जैसे ही देखे कि प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है भाई, पहचान करके तुरंत बता दिए ये तो अवतल है। अब दूसरी कंडीशन में जैसे ही हम उत्तल दर्पण पर अपना हाथ रखेंगे ना, देखेंगे कि बीच वाला भाग उभरा हुआ है और किनारे का भाग धंसा हुआ है, यानी कि जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है, आपको बताए थे ना उभरा हुआ है तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है वह कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। और जिसका प्रवर्तक सतह एकदम समतल रहेगा, समतल रहेगा तो समतल दर्पण कहलाएगा। समझ गए ना? समझ गए? समझ गए? चलिए, तो जिसका प्रवर्तक सतह धंसा है, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा है वह उत्तल, धंसा है तो अवतल और समतल है तो समतल। तो छू करके तो हम लोग पहचान कर लिए। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि समतल, उत्तल और अवतल दर्पण का पहचान बिना छुए हुए कैसे करेंगे, स्पर्श करके करना था तो हम लोग स्पर्श कर करके कर लिए, अब बिना स्पर्श किए हुए करना है, कैसे करेंगे? तो अब हम बिना स्पर्श किए हुए, अब जैसे हमारे सामने एक दर्पण लगा हुआ है, एक अवतल है, एक उत्तल है और तीसरा दर्पण समतल है, हम क्या करेंगे कि कोई एक वस्तु उठाएंगे और अवतल दर्पण के सामने ले जाएंगे। अगर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो हम चूंकि दर्पण को स्पर्श नहीं कर रहे हैं ना, दूर से ही सिर्फ वस्तु को देख रहे हैं, या फिर हमारा अपना प्रतिबिंब ही देखने में अगर बड़ा लग रहा है तो समझ जाएंगे अच्छा बड़ा प्रतिबिंब है, उत्तल दर्पण ही होगा, सॉरी अवतल दर्पण होगा, सॉरी। समझ गए ना? जैसे ही देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा बन रहा है, बिना छुए हुए बता देंगे ये अवतल दर्पण है। जैसे ही देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार छोटा बन रहा है, बिना छुए हुए बता देंगे कि उत्तल दर्पण है। और जब देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार एकदम बराबर बन रहा है तो समतल दर्पण है। तो बताइए बिना छुए हुए पहचान कर लिए कि नहीं कर लिए? तो छू करके और बिना छुए हुए पहचान कैसे कर सकते हैं?
पहचान कैसे कर सकते हैं? प्रतिबिंब के माध्यम से। प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो अवतल, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो उत्तल, और प्रतिबिंब अगर वस्तु के बराबर बन रहा है तो फिर वह समतल दर्पण कहलाएगा। बताइए, समझ में आ गया? अगर यह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि नहीं बताइएगा, जल्दी जल्दी से। फटाफट से सारे बच्चे बताइए, फटाफट से, जल्दी से। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री स्टार्ट कब करेंगे सर? कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के बाद हम एक चैप्टर आपको हिस्ट्री पढ़ा दें, समझ गए ना? फिलहाल अभी फिजिक्स हो रहा है, फिजिक्स पढ़िए, अभी इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? उबने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास पूरे साल भर समय है। अभी साल भर समय है तो फिर इतना उबना क्या है कि सर जब फिजिक्स पढ़ाएंगे ना तो बच्चे आकर के कमेंट करेंगे कि सर हिस्ट्री कब होगा। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उस समय कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आकर के कमेंट करेंगे कि सर फिजिक्स कब होगा। और जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि सर बायोलॉजी कब होगा। जब बायोलॉजी पढ़ाना शुरू करेंगे तो बोलेंगे कि सर केमिस्ट्री कब होगा। अरे भाई, जो सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है ना, आप लोग पहले इस सब्जेक्ट को तो पढ़ लीजिए, बाकी बारी बारी से सब कुछ हो जाएगा। अगर आप हमारे नियमित स्टूडेंट हैं, डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, फिर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप लोग को पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पर रखा जाए कि वह जलने लगेगा, और यह घटना क्यों होती है? अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पर रखा जाए कि वह जलने लगेगा? फोकस पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, क्योंकि फोकस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। अवतल दर्पण में तो आप लोग को पता है ना, अवतल दर्पण में कहीं से भी जाएगा प्रकाश का किरण तो फोकस, यहाँ पर फोकस है, तो यहाँ पर जब फोकस पर हम कागज के टुकड़ा को रखेंगे तो वह जल जाएगा। तो लिख देंगे हम, फोकस पर रखने से कागज जलने लगता है। क्यों भाई? क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है ना, वह सभी को फोकस से होकर के परिवर्तित कर देता है या फिर फोकस पर जमा कर देता है। ठीक है, तो फोकस पर रखने से कागज जलने लगता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है तथा वह फोकस से गुजरती है, इसलिए कागज जलने लगता है। अभी आपको बताया ना, अवतल दर्पण में क्या होता है, सारा किरण फोकस पर आकर के जमा हो जाता है, और जब फोकस पर आकर के टोटल किरण जमा हो गया तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ गए? और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कागज रखेंगे वह जल जाएगा। समझ गए? सिंपल चीज है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब 4 गुना है, 4 गुना है यानी कि बड़ा है तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एवं बड़ा है तो अवतल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब सीधा और छोटा है तो उत्तल दर्पण। लगता है कि रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से हमारा टॉपिक आज यहां से स्टार्ट होगा, और इस चीज को आज आपको हम समझा करके ही दम लेंगे। यह जो चीज आप लोग आज देख रहे हैं ना, सिद्ध करें कि F बराबर R/2, F बराबर R/2, ध्यान रखिएगा, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे भी आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हम यह जो चीज बताए थे ना, यहां पर क्या होता है फोकस दूरी और यहां पर क्या होता है वक्रता केंद्र होता है। तो ऐसे भी अगर आप लोग यहां पर देखते हैं तो अगर मान लिया जाए कि यहां पर है 10 सेंटीमीटर, यहां पर है 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज जरा आप लोग ध्यान से समझिए, यहां पर है ध्रुव P, ठीक है ना? ध्रुव से फोकस का दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, और ध्रुव से वक्रता केंद्र का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता केंद्र से आधा दूरी है ना किसका, फोकस का। तो इसी चीज को करना है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ना, F बराबर क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, रेडियस, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो F जो होता है ना वह रेडियस, F जो होता है ना वह क्या होता है, F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ गए? F बराबर R/2। तो इस चीज को हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि आखिर क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, इस चीज को हम अभी प्रूव करके दिखाने वाले हैं। समझ गए? अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। समझ गए? जब नोट्स लेंगे तो नोट्स में आपको बना बनाया मिल जाएगा। देख लीजिए, नोट्स में सब कुछ बना बनाया है, लेकिन बना बनाया से तो काम नहीं ना चलेगा, समझना पड़ता है। समझ गए ना कि आखिर कैसे बना। समझ गए? आपके सामने अगर स्वादिष्ट खाना उपलब्ध करवा दिया जाए, आपके आगे में थाली में एकदम स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, अगर खाना एकदम स्वादिष्ट लगा तो 2 क्वेश्चन आपके मन में आएगा। पहला क्वेश्चन, ये खाना कौन बनाया है? सबसे पहला क्वेश्चन, कौन खाना बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा बेजोड़ है, कौन ही खाना बनाया है। दूसरा क्वेश्चन, जब आ जाएगा सामने बनाने वाला कहेगा कि हम बनाए हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका होगा कैसे बनाए हैं जरा बताइए ना, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे ही आपके परीक्षा के लिए एकदम ये स्वादिष्ट खाना है। आपके परीक्षा में
जो सवाल जो क्वेश्चन छापने वाले होते हैं ना, जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं ना, उनको ये वाला क्वेश्चन बड़ा स्वादिष्ट लगता है, इसलिए वो हर एक परीक्षा में इस क्वेश्चन को डाल देते हैं। चाहे आपका सेंटअप का परीक्षा हो, चाहे छमाही का परीक्षा हो, चाहे तिमाही का परीक्षा हो, चाहे फाइनल मैट्रिक परीक्षा हो, हर एक परीक्षा में ना यह वाला क्वेश्चन सबसे पहला चॉइस होता है। समझ गए? तो इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। उसके बाद हम आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करके दिखाएंगे F बराबर R/2। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बताइए। इतना बजे रोज क्लास लेते हैं सर? हमारा क्लास का टाइम है डेली, हमारा क्लास का टाइम है डेली 7 बजे से लेकर के मिला जुला के 8:30 बजे तक कह लीजिए। 7 से 8, 8:30 जब भी क्लास चलते रहे, जब तक हमारा टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक हमारा क्लास चलते रहता है। ठीक है ना? टाइम टेबल का वीडियो बना हुआ है, टाइम टेबल का वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, बना हुआ है टाइम टेबल का वीडियो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। यहां से आप लोग को समझना है, तो बताइए। समझने के लिए तैयार हैं? यस सर, हम समझने के लिए तैयार हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं ना, हम की एक नया स्लाइड ले लेते हैं, और यहाँ पर दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। एक अवतल दर्पण का हम चित्र बना लेते हैं, और जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अवतल दर्पण का हम एक चित्र बना लेते हैं। यह हो गया अवतल दर्पण। बताइए अवतल दर्पण हुआ कि नहीं हुआ? और अवतल दर्पण हो गया। अब हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें यह कहां से गुजरेगा? फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए, कहां से यह गुजरेगा? यह किरण कहां से गुजरेगा? सी से गुजरेगा कि एफ से गुजरेगा? यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरेगा कि फोकस से होकर के गुजरेगा? आप लोग बोलेंगे सर आप ही तो बताए हैं कि प्रधान अक्ष से आती हुई प्रधान अक्ष की आती हुई समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। यानी कि यह जो किरण है प्यारे बच्चों कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा, यानी कि यहां से होकर के गुजरेगा। तिरछा हो जा रहा है लाइन ना, लाइन तिरछा हो जा रहा है ना, तो इसका उपाय है हमारे पास। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा पिक्चर बहुत अच्छे से बनाते हैं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक तो एक किरण हमारा ऐसे हो गया, समझ गए ना? देखिए तो प्रधान अक्ष के एकदम समांतर हुआ कि नहीं हुआ? उसके अलावा यहां पर मान लिया जाए कि हमारा फोकस, ओह सॉरी, यहां पर मान लिया जाए हमारा फोकस है, यहां पर हमारा वक्रता केंद्र है, या हमारा ध्रुव P है। ठीक है, यह वाला रेखा देखिए तो एकदम प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर फोकस से होकर के गुजरेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं कि इसको फोकस से होकर के गुजार देते हैं। देखिए ठीक है, फोकस से होकर के गुजर गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, फोकस से होकर के सर गुजर गया। आपका भी कहना एकदम बिल्कुल सही है। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, यह किरण ऐसे जा रहा है, यह किरण ऐसे जा रहा है, यहां तक तो बात सही है सर। अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है ना, तो फोकस के तो कहां से गुजरेगी सर? फोकस से होकर के गुजरेगी। चलिए अच्छी बात है। अब आप लोग जरा ध्यान से एक चीज समझिए, मान लिया जाए कि यह एक वृत्त है और वृत्त का यह सेंटर है। अगर हम यहां से कोई भी एक रेखा खींचते हैं तो यह कितना डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी जल्दी से, हम सब कुछ आपसे पूछेंगे और आप ही लोग जवाब देते जाइएगा और आपका यह सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से सारे बच्चे बता दीजिए, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बता दीजिए। प्यारे बच्चों वृत्त के सेंटर से वृत्त के परिधि पर खींचा गया कोई भी एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, यह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? आप लोग बोलेंगे कि सर यह तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यह तो समकोण हो जाएगा। समझ गए ना? 180 डिग्री का नहीं रे भाई, 90 डिग्री का कोण। आप लोग को पता है ना, किसी भी रेखा पर सीधा अगर कोण बनता है तो वह 90 डिग्री का बनता है, तो यह सीधा है तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कहीं पर भी अगर हम रेखा खींचेंगे ना तो वह 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कहीं पर भी अगर हम रेखा खींचेंगे तो वह 90 डिग्री का, अगर इधर भी खींचेंगे ना तो यह भी 90 का, अगर इधर भी खींचेंगे तो यह भी 90 का, कहीं पर भी अगर हम रेखा खींचेंगे तो वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा अब जरा आप लोग यह बता दीजिए, आखिर यह वाला जो लाइन आप लोग, यह वाला जो आप लोग वृत्त, यह वाला जो चीज आप लोग देख रहे हैं, यह किसी न किसी गोला का ही तो भाग है। अगर हम इसको गोल बना दें तो यह भी तो एक गोला का ही भाग है ना।
जरा देखिए ध्यान से, यह भी तो एक गोला का ही भाग है और इसका गोला का यह वृत्त हो गया, और वृत्त पर से अगर कहीं पर भी हम एक रेखा खींच देंगे तो वह 90 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, 90 डिग्री का होगा ना। अच्छा प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं ना, हम यहां से एक रेखा खींच देते हैं इधर, समझ गए, हम यहां से एक रेखा खींच दिए और इसको अभिलंब हम मान लेते हैं, समझ गए ना। यह जो हम रेखा खींचे हैं ना, इसको हम क्या बना लिए, अभिलंब बना लिए। अब जरा ध्यान से समझिए, यह अभिलंब हो गया तो यह 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, सर अभी तो आप बता रहे थे ना, बिल्कुल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहां पर यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण, और बीच में जो यह रेखा बन गया ना, यह अभिलंब का कार्य करेगा। किस चीज का कार्य करेगा, अभिलंब का कार्य करेगा। तो अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, जब अभिलंब का कार्य करेगा तो इस कोण को हम मान लेते हैं कोण 1, ठीक है ना। हम नाम दे देते हैं, बस हम नाम दे देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं हम, जैसे ए हो गया, इधर हम रख देते हैं बी हो गया, और तो कुछ है नहीं, बाकी तो सब कुछ सही है अपना, ठीक है ना। इस कोण का हम नाम, ऐसे अगर हम इस कोण का नाम निकालेंगे तो हो जाएगा BAC। अगर हम बार बार लिखेंगे कोण BAC तो ज्यादा हार्ड लगेगा, इससे अच्छा हम इसका नाम रख देते हैं क्या, कोण 1। इस कोण का हम नाम रख देते हैं क्या, कोण 2। इस कोण का हम नाम रख देते हैं कोण 3। बस इतना में अपना काम हो जाएगा, ज्यादा नाम रखने का जरूरत नहीं है, इतना में अपना काम हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इस चीज को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, और छोटा करके इसको किनारे कर देते हैं ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो, ठीक है ना। चलिए यहां तक हम इसको रख दिए, अब आपको हम इधर से समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखना है हम लोगों को, चित्र तो हमारा बन गया, इसका भी नाम रख देते हैं दर्पण का MM-, हम दर्पण का भी नाम रख दिए MM-। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखेंगे, माना कि MM- एक अवतल दर्पण है। MM- क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F है। AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। AC अभिलंब का कार्य कर रही है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह चीज हम लोगों को लिखना पड़ेगा, और इस चीज को हम यहां पर लिख दिए हैं। माना कि MM- एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। BA एक आपतित किरण है, देखिए BA एक आपतित किरण है, ठीक है, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। BA एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर रही है, तथा CA अभिलंब है। CA क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहां तक आप लोग को समझ में आया, चित्र कैसे कैसे बना, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बता दीजिए। देखिए यह वाला चीज समझना एकदम बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अगर इस चीज को नहीं समझे तो फिर आप जिंदगी भर नहीं सीख पाइएगा, इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए ना, उतना तक तो आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम प्यारे बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम कहते हैं ना कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। हम कहते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। कैसे कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, फटाफट से बताइए तो। कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे होगा, किस नियम के अनुसार होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 किस नियम के अनुसार होगा, आप लोग को हम बताए थे कि अगर इस तरीके से रहे, इस तरीके से रहे, तो प्यारे बच्चों आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये है, यह 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे बराबर होगा, चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। तो कोण 1 बराबर 2 कोण कैसे हो जाएगा, तो लिखेंगे यह परावर्तन के नियम से बराबर होगा, परावर्तन के नियम से, समझ गए ना, यह परावर्तन के नियम से बराबर होगा। यह यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया। यस सर, परावर्तन के नियम से। अरे वाह क्या बात है भाई, सारे बच्चे आज एकदम बताने में लगे हुए हैं, सर परावर्तन के नियम से बराबर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ सारे बच्चे बता रहे हैं ना। अच्छा अब जरा एक चीज ध्यान से समझिएगा, अब हम यह चीज ध्यान से समझिएगा, यह 2 रेखा है, समांतर रेखा है, एक तिरछी रेखा इसको काट रही है, समझ गए ना, एक तिरछी रेखा काट रही है। तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है, बताइए। यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है, और इसका नाम क्या पड़ता है, एकांतर अंतः कोण। इस कोण का नाम क्या होता है, एकांतर अंतः कोण। क्या होता है, एकांतर अंतः कोण होता है, समझ गए ना, एकांतर अंतः कोण। तो जरा ध्यान से समझिए आप लोग, यहां पर देखिए तो सेम ऐसा ही BA और CP यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है ना, तो यह 2 रेखा है और यह वाला तिरछी रेखा एक काट रहा है। तो कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए तो आप लोग।
कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? एकांतर अंतःकोण, वाह बहुत बढ़िया, एकांतर कोण, बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो यह वाला रेखा और यह वाला रेखा आपस में समांतर है, और एक तिरछी रेखा जिसको हम अभिलंब कह रहे हैं ना, यह तिरछी रेखा काट रही है। तो जरा बताइए आप लोग, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, तो हम यहां पर लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। क्यों भाई? तो यह एकांतर अंतःकोण से, समझ गए ना? क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसको पतला कर लेते, एकांतर अंतःकोण से, समझ गए? एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए। अब हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, हमें यहां पर ही मानना चाहिए था। समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। जरा ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो इधर होता है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इधर होता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। यानी कि प्यारे बच्चों, जब दाहिना साइड हमारा बराबर है तो बायां साइड, यानी कि जब बायां साइड बराबर है तो दाहिना साइड भी हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। यानी कि इधर देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण 1 दोनों आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है कोण 2 और कोण 3 भी आपस में बराबर होगा। यानी कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? यह वाला चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, कोण 2 बराबर कोण 3। बताइए फटाफट से, यहां तक सारे बच्चे समझ गए? हाँ सर समझ गए, समझ गए ना? चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब ट्रायंगल हम इसमें देख लेते हैं, किसमें? अब ट्रायंगल जरा ध्यान से समझिएगा। अब ट्रायंगल, अब ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में हम जरा देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो यह वाला जो आप लोग ट्रायंगल देख रहे हैं ना, हम रेड कलर से कर देते हैं। जरा इस ट्रायंगल में आप लोग ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल में प्यारे बच्चों जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या देख रहे हैं? आप लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे, इस तरीके से आप लोग गणित में पढ़े होंगे कि कोई त्रिभुज है, समझ गए ना? कोई त्रिभुज है और जब इसका दो कोण आपस में बराबर हो जाए, त्रिभुज का जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर हो जाता है। यानी कि इस कोण के सामने का भुजा यह वाला और इस कोण के सामने का भुजा यह वाला, दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। त्रिभुज में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बताइए। गणित में आप लोग पढ़े होंगे, या फिर अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे आप लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ऐसे यह 9th का ही थ्योरम है, 9वीं क्लास का ही थ्योरम है। 9वीं क्लास में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब त्रिभुज प्यारे बच्चों ACF में हम बात कर लेते हैं। त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में हम बात करते हैं। चूंकि ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ACF क्या कहता है? चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, देखिए हम सिद्ध कर दिए हैं कोण 2 बराबर कोण 3, यानी कि जो त्रिभुज है ना इसमें कोण 2 और कोण 3 बराबर है, तो जाहिर सी बात है कोण 2 के सामने का भुजा CF और कोण 3 के सामने के भुजा AF दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब त्रिभुज ACF में क्या देखते हैं? चूंकि क्या कोण 1 बराबर कोण 2, सॉरी कोण 2 बराबर कोण 3, त्रिभुज ACF में कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर है, इसलिए कोण 2 के सामने का भुजा कौन है? कोण 2 के सामने का भुजा कौन हो जाएगा? कोण 2 के सामने का भुजा है CF, तो यह हो जाएगा CF बराबर, और कोण 3 के सामने का भुजा AF है ना, तो CF बराबर AF हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको हम क्या मानेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, हम आपका जो यह पिक्चर है आपको समझाने के दृष्टिकोण से बनाए थे। वास्तविक में यह पिक्चर बहुत छोटा है और यह वाला जो रेखा आप लोग देख रहे हैं ना, यह बिल्कुल इस रेखा पर होगा। कहिएगा क्यों सर? क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का चौड़ाई छोटा है। हम आपको समझाने के लिए दर्पण इतना बड़ा बना दिए हैं, समझ गए ना? और भी अगर बेहतर तरीके से समझाना हो तो इसको और जूम कर देंगे, और बेहतर तरीके से समझाना हो तो इसको और जूम कर देंगे। लेकिन वास्तविक में यह इतना चौड़ा नहीं है। बिंदु ए जो देख रहे हैं ना, यह बिंदु P पर होगा। समझ गए क्यों? क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे? देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है,
क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए बिंदु बिंदु ए कहां पर है, बिंदु ए यहां पर है ना, बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट होगा। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट होगा, काफी निकट होगा। समझ गए, यह चीज आपको लिखना होगा। समझ गए ना, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब जरा प्यारे बच्चों इधर आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, जाहिर सी बात है, जैसे मान लिया जाए यह एक रेखा है, यह एक रेखा है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए यह वाला रेखा बड़ा है कि यह वाला रेखा है बड़ा है, आप लोग क्या बताइएगा, जरा बताइए तो। अगर हम आपसे पूछे, जैसे मान लिया जाए कि हम नाम रख देते हैं ए बी और इसका सी, अब आप लोग बताइए कि ए बी बड़ा है कि ए सी बड़ा है, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, ए बी बड़ा है या फिर ए सी बड़ा है। आप लोग कहेंगे कि सर देखने में तो लग रहा है कि ए सी बड़ा है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम इसको और नजदीक कर दें तब बताइए कौन बड़ा है, अगर हम इसको और नजदीक कर दें तब बताइए कौन बड़ा है, अगर हम इसको और नजदीक कर दें तब बताइए कौन बड़ा है, अगर हम इसको और नजदीक कर दें अब बताइए कौन बड़ा है। और धीरे धीरे करके ये वाला जो रेखा आप लोग यहां देख रहे थे ना, यह रेखा अब जब इस पर आएगा ना तो एकदम इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए, सेम यही वाला चीज यहां पर है, यह वाला जो रेखा आप लोग देख रहे हैं ना इस रेखा पर आ जाएगा, यानी कि जो एएफ रेखा है पीएफ के एकदम बराबर होगा। समझ गए, यह वाला रेखा इसके बराबर होगा। देखने में लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन चूंकि दर्पण का द्वारक बड़ा है, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट होगा। हम इधर आप लोग को लिख करके बता चुके हैं, इसलिए एएफ बराबर पीएफ हो जाएगा। समझ गए ना, एएफ बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा। समझ गए, इसलिए एएफ बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट है, तो एएफ बराबर पीएफ हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, अब हम इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 यहां तक मान लिए थे, समीकरण 4। अब प्यारे बच्चों समीकरण 3 और 4 से, समझ गए ना, अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम लोग देखते हैं क्या देख रहे हैं। इधर देखिए CF बराबर AF और AF बराबर PF। जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा AF इधर भी है और AF इधर भी है, तो बच गया क्या, CF और PF। इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से क्या लिखेंगे, CF, यहां पर जो आप लोग CF देख रहे हैं ना, लिख देंगे CF बराबर PF, CF बराबर PF। इस चीज को आप लोगों को ध्यान से समझना है। CF कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है CF और यहां से यहां तक है PF। यानी कि प्यारे बच्चों यह चीज प्रूव्ड हो गया कि जितना बड़ा CF है, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का जो दूरी है दोनों आपस में बराबर है। एक्चुअल में हमें यही चीज सिद्ध करना था और इस चीज को सिद्ध करने के लिए ना इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ा। यह चीज जब सिद्ध हो जाता है ना तो तुरंत समीकरण निकल जाता है, तुरंत सब कुछ हल हो जाता है, F बराबर R/2 तुरंत सिद्ध हो जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, CF बराबर PF तो हमारा सिद्ध हो गया, यानी कि जितना दूरी यहां से यहां तक उतना ही दूरी यहां से यहां तक बराबर हमारा हो गया। अब चलिए प्यारे बच्चों हम PC बराबर निकालते हैं। PC यानी कि यहां से यहां तक का दूरी, यहां से P यहां पर है और C यहां पर है, यहां से यहां तक का दूरी अगर हमें निकालना है तो आराम से हम कर सकते हैं CF जोड़ PF। जैसे मान लिया जाए यह रेखा है, उस रेखा को हम उठा करके यहां पर ले आए, यहां पर P है, यहां पर C है और बीच में F है। अगर हमको कोई कह दे कि बताइए यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, आराम से निकल जाएगा ना, इसको और इसको जोड़ देंगे आराम से निकल जाएगा। यानी कि CF जोड़ PF अगर कर देते हैं तो आराम से हमें PC का दूरी निकल जाएगा। तो PC बराबर क्या कर देंगे, CF, ठीक है ना, CF जोड़ और PF, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी, तो CF जोड़ PF कर दिए। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, CF जोड़ PF निकल गया। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिए, PC बराबर CF बराबर PF हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, CF बराबर PF हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब CF के जगह पर PF लिख सकते हैं या फिर PF के जगह पर हम लोग CF लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं कि यह जो CF है ना इसके जगह पर PF लिख देते हैं। क्योंकि CF बराबर PF सिद्ध हो चुका है तो चाहे CF लिखें चाहे PF लिखें बात तो बराबर होगा ना। तो CF के जगह पर हम PF लिख देते हैं और प्लस में इधर क्या हो गया, PF हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, PC बराबर क्या हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। क्योंकि PF और PF जुड़ गया तो क्या हो गया, 2PF हो गया। अब PC क्या है जी, जरा ध्यान से समझिए, इस दर्पण में आप देख रहे हैं कि PC, P यहां और C यहां, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना।
आप लोग को पता है ना, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो पीसी बराबर हम लोग आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। पीसी बराबर हम लोग आर लिख सकते हैं ना, तो आर लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए। पी एफ, अब प्यारे बच्चों बताइए, पी और एफ यानी कि यहां से यहां तक का जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं ना। पी से एफ तक का जो दूरी यानी कि ध्रुव से फोकस तक का जो दूरी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और फोकस को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। तो पीएफ के जगह पर हम लोग एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एफ लिखा गया। अब प्यारे बच्चों आर बराबर 2f आ गया ना, आर बराबर 2f आ गया, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए तो यही चीज ना हमें सिद्ध करना था। आ गया कि नहीं आ गया, जरा बताइए आप लोग कमेंट करके, आ गया कि नहीं आ गया। सर मैं एक वीक स्टूडेंट हूं, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद टॉपर वाली फीलिंग आती है। टॉपर वाली फीलिंग आएगी ही, क्योंकि हम शुरुआत से ही बोलते हैं ना कि हम रैंकर्स बनाने पर जोर देते हैं, टॉपर्स बनाने पर जोर देते हैं। बताइए यहां तक समझ गए सारे बच्चे, सारे बच्चे यहां तक समझ गए। वाह, अब कुछ नहीं, अब बस प्यारे बच्चों आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं अवतल दर्पण में, अब उत्तल दर्पण में एक बार सिद्ध करके दिखाएंगे, आपका क्लास खत्म होगा। अवतल दर्पण में समझ चुके हैं, उत्तल दर्पण में भी समझ लीजिए। यह चीज आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, अरे भाई इतना महान संज्ञा हमें मत दो, समझ गए ना। मैं बिहार तक भर में ही रहने दो। चलिए, यह कितने बच्चों को समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो जल्दी से बता दीजिए, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर आई अंडरस्टैंड। जल्दी से सारे बच्चे लिख दीजिए कि हाँ सर हम समझ चुके हैं, जल्दी से सारे बच्चे, ताकि हमें यह लगे कि हाँ भाई बच्चे समझ चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस चीज को ना एक बार दोबारा से वीडियो देख लें, कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। बस क्या करना है, एक अवतल दर्पण लेना है, आपतित किरण, और इसके बाद क्या हो गया, आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण, बीच में हमें एक अभिलंब दे देना है जो कि 90 डिग्री का है। आपतित किरण, जो आपतन कोण है उसको हम कोण 1 नाम दे दिए, जो परावर्तन कोण है उसको कोण 2 नाम दे दिए, और इस कोण को कोण 3 नाम दे दिए। कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा परावर्तन के नियम से, और कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा किस चीज से भाई, तो एकांतर अंतः कोण से, समझ गए। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे तो कोण 2 बराबर कोण 3, चूंकि एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर कोण 2 बराबर कोण 3। अब आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज का जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3 हमारा यहां सिद्ध हो गया है, तो कोण 2 के सामने का भुजा CF और कोण 3 के सामने का भुजा AF आपस में बराबर होगा। तो इसलिए ट्रायंगल ACF में कोण 2 बराबर कोण 3, इसलिए CF बराबर AF, आमने सामने का भुजा बराबर हो जाएगा ना, CF बराबर AF। अब चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए बिंदु A बिंदु P के काफी निकट होगा, तो इसलिए AF बराबर PF, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 यहां पर, समीकरण 4 यहां पर, AF इसमें भी AF इसमें भी, तो AF AF खत्म, बच गया CF PF, तो CF PF कर दिए। उसके बाद PC बराबर निकाल दिए, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी जब सिद्ध हो गया कि CF बराबर PF, यानी कि यह दूरी और यह दूरी जब आपस में बराबर है तो हम क्या करेंगे, PC बराबर निकालेंगे, तो PF जोड़ CF कर देंगे ना, PF जोड़ CF कर देंगे, आराम से हमारा निकल जाएगा। PC बराबर PF जोड़ CF, PC बराबर, चूंकि CF और PF आपस में बराबर हो चुका है तो इसलिए CF के जगह पर हम PF रख दिए, तो PC बराबर PF जोड़ PF, और PF PF को जोड़ेंगे तो 2PF। अब PC क्या है, हमारा वक्रता त्रिज्या है तो R लिख देंगे, PF क्या है, फोकस दूरी है तो F लिख देंगे, तो R बराबर 2F, इसलिए F बराबर R/2। समझ में आ गया, वाह। चलिए भाई सारे बच्चे समझ चुके हैं। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में आपको बता देते हैं, समझ गए ना। अब सबसे लास्ट हम आपको किस चीज में बता देते हैं, उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, उत्तल दर्पण भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अवतल समझ गए हैं तो उत्तल भी समझ लीजिए। परीक्षा में उत्तल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, परीक्षा में ना उत्तल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अवतल की अपेक्षा उत्तल पर आपको ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करते हैं कि, ध्यान से समझिएगा, अरे भाई ये कैसा चित्र बना, चलिए
हम चित्र बनाते हैं, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। उत्तल दर्पण है ना, तो हम उत्तल दर्पण का एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का एक चित्र बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया, समझ गए। इसके अलावा आप लोग को पता है ना, यहां से एकदम किरण एक आ रहा है। ठीक है, यहां से एक किरण आया, समझ गए। यहां से एक किरण आ गया और एकदम बिल्कुल प्रधान अक्ष के समांतर है, और प्रवर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरेगा, तो प्रवर्तन के बाद इधर यह चला जाएगा, समझ गए ना। प्रवर्तन के बाद यह इधर चला जाएगा। ठीक है, प्रवर्तन के बाद यह इधर चला जाएगा। इसके अलावा जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा, बीच में हम एक अभिलंब दे देते हैं, समझ गए ना। बीच में, अच्छा, इसको पहले हम क्या कर लेते हैं ना, इसको हम डॉट डॉट से पीछे मिला लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डॉट डॉट से हम पीछे मिला लेते हैं, समझ गए। इसको हम डॉट डॉट से जब मिलाएंगे तो यह इधर बन जाएगा, और इसको थोड़ा सा कर लेते, समझ गए ना। इसको यदि हम डॉट डॉट से मिलाएंगे तो यह यहाँ पर बनेगा। और अब हम क्या करते हैं ना कि बीच में एक अभिलंब दे देते हैं। बीच में प्यारे बच्चों हमारा एक अभिलंब हो जाएगा, और यह अभिलंब जो है यह इधर चला जाएगा। अच्छा, अब देख लीजिए, यहां पर हमारा फोकस हो गया, यहां पर हमारा वक्रता केंद्र सी हो गया। अब बताइए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? इस दर्पण को थोड़ा सा और बढ़िया से हम कर देते हैं इस प्रकार से, ताकि आपको लगे कि भाई सचमुच में यह दर्पण है। नाम हम दे देते हैं दर्पण का एम डैश। ठीक है, नाम हम दर्पण का क्या दे दिए, एम डैश दे दिए। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपतित किरण का भी नाम दे देना है ना, आपतित किरण का नाम दे दिए, इधर ए और इधर बी। अब बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो कोई बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। समझ गए ना। चित्र को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग को हम समझा सके बेहतरीन तरीके से। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं ना कि इसको सारे कोण का नाम आप लोग को पता है। यह वाला हो गया आपतन कोण, यह वाला हो गया आपतन कोण, और यह वाला हो गया परावर्तन कोण, समझ गए। तो आपतन कोण को हम मान लेते हैं कि कोण एक है, आपतन कोण को हम नाम दे देते हैं कोण एक। ठीक है ना, आपतन कोण को हम कोण एक नाम दे दिए, और यह जो परावर्तन कोण आप लोग देख रहे हैं इसको हम कोण दो नाम दे दिए, समझ गए ना। आपतन कोण का नाम कोण एक दे दिए, उसका नाम हम दे दिए कोण दो। अब बताइए, कोई दिक्कत? और भी हम नाम दे देते हैं। यह वाला जो कोण बन रहा है यहां पर, इस कोण का हम नाम दे दिए कोण तीन, और यह वाला जो कोण है ना, इस कोण का हम नाम दे दिए कोण चार। समझ लिए? यहां तक आप लोग को समझ में आया? अब चलिए हम इस पिक्चर को छोटा कर देते हैं, ताकि आप लोगों के लिए हम अब सॉल्व करके दिखा सके कि कैसे कैसे सब क्या हुआ। चलिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम यहां से लिखना शुरू करेंगे और आपको समझाना भी शुरू करेंगे। सेम वही चीज, वही पैटर्न प्यारे बच्चों। सबसे पहले कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा। क्यों होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोण एक बराबर कोण दो क्यों हो जाएगा, फटाफट से बताइए। इसको हम समीकरण एक मानते हैं। क्यों हो जाएगा? परावर्तन के नियम से। क्यों हो जाएगा? आप लोग आगे बताइएगा तब ना। आप जैसे ही पूछेंगे आप लोग बताइएगा, परावर्तन के नियम से। समझ गए? परावर्तन के नियम से हो गया। पहला चीज आप लोग समझ गए, कोण एक बराबर कोण दो, यानी कि यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर है। कोण एक बराबर कोण दो क्यों हो जाएगा? परावर्तन के नियम से। अब जरा ध्यान से समझिए, एक रेखा है, ठीक है, इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, समझ गए ना। एक रेखा है, इसको तिरछी रेखा काट रही है, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है, और इस कोण का नाम क्या पड़ता है? जल्दी से जरा बता दीजिए। कोई भी एक रेखा है, अगर इसको कोई भी एक तिरछी रेखा काट दे तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है, और इसका नाम क्या पड़ता है? सम्मुख कोण। क्या नाम पड़ता है? सम्मुख कोण। आप लोग गणित में पढ़ चुके हैं, गणित में तो इतने भी कमजोर आप लोग नहीं है, इतना तो सब कुछ जानते होंगे। इस रेखा का, इस कोण का नाम क्या पड़ता है? सम्मुख कोण। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, यह एक रेखा है, ठीक है, और इस रेखा को एक तिरछी रेखा काट रही है। यह जो अभिलंब है ना, एक तिरछी रेखा है, यह काट रही है, तो कोण एक और कोण तीन आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? जरा देख के बताइए तो। यह जो कोण एक है और यहां जो कोण तीन है, दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सम्मुख कोण है। तो हम लोग लिखेंगे ना, कोण एक बराबर कोण तीन। क्यों? इसको समीकरण दो मान लेते हैं। क्यों यह बराबर हुआ? क्योंकि सम्मुख कोण है।
समझ गए? क्योंकि यह क्या है, सम्मुख कोण है। समझ गए ना? कोण 1 बराबर कोण 3 क्या है, सम्मुख कोण है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? कोण 1 बराबर कोण 3 क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम सीधे सीधे यहां से लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, चूंकि LHS बराबर है तो RHS बराबर, कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 3 सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? कोण 2 और कोण 3 भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर, ओहो देखिए मिस्टेक हो गया है, कोण 1 बराबर कोण 2 तो कोण 2 बराबर कोण 3 न हो जाएगा जी। देखिए मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, और जब कोण 1 बराबर कोण 2 है तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा ना, कोण 1 बराबर कोण 3 थोड़े होगा, यहाँ पर कोण 2 हो जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि सम्मुख कोण ये वाला है ना, तो कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। समझ गए? कोण 1 बराबर, चूंकि देखिए यहाँ पर जो रेखा है किस प्रकार से है हम आपको समझाते हैं। यह हो गया और यहां से परिवर्तित हुआ है, यह वाला रेखा है, और इधर भी एक रेखा चला गया है। समझ गए ना? और एक रेखा है जो इधर चला गया है, तो यह वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। यह है कोण 1, यह है कोण 2 और यह है कोण 3। कोण 1 बराबर कोण 2 तो कोण 2 बराबर कोण 3 सम्मुख कोण से, तो एक कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से, और कोण 2 बराबर कोण 3 सम्मुख कोण हो जाएगा। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? तो 1 और 3 डिफरेंट है, बाकी कोण 2 और कोण 2 तो बराबर है, तो हम लोग आराम से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर है तो कोण 1 बराबर कोण 3। बताइए हो गया? कोण 1 बराबर कोण 3, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वाह बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, दो रेखा है, समझ गए ना, और एक तिरछी रेखा काट रहा है। यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है? गणित में पढ़े हैं यह वाला कोण। देखिए साइंस समझने के लिए ना आपको गणित समझना बहुत जरूरी है। अगर गणित अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं ना तो समझिए कि आप साइंस नहीं समझ पाएंगे। समझ गए ना? तो गणित समझने के लिए साइंस समझना जरूरी है। दो रेखा है, एक तिरछी रेखा काट रही है, दो अगर समांतर रेखा एक तिरछी रेखा काट रही है, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर है, और इस कोण का नाम पड़ता है संगत कोण। क्या नाम होता है? संगत कोण। यह छोटा छोटा है, अगर चाहे तो रट भी लीजिएगा। समझ गए ना? क्या नाम पड़ता है? संगत कोण। तो वैसे ही प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं, वहां पर जरा ध्यान से समझिए, यहां पर एक कोण 1 है और यहां पर देखिएगा ई कोण 1 है और यहां पर कोण 4 है। दो समांतर रेखा है, एक तिरछी रेखा काट रहा है, तो कोण 1 और कोण 4 आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? कोण 1 और कोण 4 आपस में बराबर होगा ना, तो जाहिर सी बात है सर अब बोलेंगे कोण 1 और कोण 4 आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। इसको हम कोण 1 बराबर कोण 3, इसको हम क्या करते हैं ना, समीकरण 3 मान लेते हैं। समझ गए? इसको हम समीकरण 3 मान लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोण 1 बराबर कोण 4 कर देते हैं। यह क्यों कोण बराबर हो गया भाई? संगत कोण से। क्यों बराबर हो गया? इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ये हो गया संगत कोण से, संगत कोण से। अब क्या करेंगे, समीकरण फिर से कर देते हैं समीकरण 3 और 4 से। समझ गए? समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से जरा देखिए, 1 और 1 बराबर हो गया तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 से क्या हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों हो गया? क्योंकि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हो गया। समझ गए? कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर, तो फिर से वही घटना ना हो गया। देखिए तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है ना, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, यह वाला है कोण 3, यह वाला है कोण 4। आपको हम बता चुके हैं जब त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसके आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। यानी कि कोण 3 के सामने का भुजा यह वाला, कोण 4 के सामने का भुजा यह वाला। त्रिभुज का नाम क्या है? यहां पर है F, यहां पर है C, और ऊपर में क्या है? A है। यहां पर क्या है? A है। यानी कि प्यारे बच्चों AF बराबर अब CF हो जाएगा। समझ गए ना? इसलिए AF बराबर क्या हो जाएगा? AF बराबर CF हो जाएगा। बताइए समझ में आया? AF बराबर क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा।
या फिर सी एफ बराबर ए एफ भी कह सकते हैं। आप उल्टा इधर वाला इधर कर सकते हैं, जैसे एफ बराबर सी एफ, या फिर अगर ना आपको मन हो तो सी एफ बराबर ए एफ भी कर लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, सेम वही पैटर्न अपनाएंगे जो पहले किए थे। आप लोग जो यह वाला रेखा देख रहे हैं ना, वास्तविक में यह ऐसे है, समझ गए? बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट होगा। क्यों निकट होगा? क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, क्या लिखेंगे? क्योंकि क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट होगा, बिंदु पी के काफी निकट होगा। समझ गए ना? चूंकि दर्पण का द्वारक मतलब चौड़ाई छोटा है, हम इसको जूम कर दिए है ना। अगर इसको हम जूम ना करें तो यह वाला जो रेखा है ना, इस रेखा पर आ जाएगा, यानी कि बिंदु ए बिंदु पी के क्या हो जाएगा? काफी निकट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब चूंकि प्यारे बच्चों बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यह वाला रेखा और यह वाला रेखा बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। समझ गए ना? इसलिए क्या हो जाएगा? ए एफ बराबर क्या हो जाएगा? पीएफ हो जाएगा। इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। अब देखिए आधा काम हमारा खत्म हो गया है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, समीकरण 5 और 6 से हम यहां पर लिखते हैं समीकरण 5 और 6 से। समीकरण 5 और 6 से जरा ध्यान से समझिए। समीकरण 5 कहता है सी एफ बराबर ए एफ और समीकरण 6 कहता है ए एफ बराबर पी एफ। ध्यान से देखेंगे तो ए एफ इसमें भी है और ए एफ इसमें भी है, यानी कि सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, सी एफ यानी कि यह वाला दूरी और पी एफ यानी कि यह वाला दूरी बराबर हो गया। एक्चुअल में हमें वास्तविक में यही सिद्ध करना था, और इसी यह दोनों बराबर है, इस चीज को सिद्ध करने के लिए ना हमें इतना लंबा चौड़ा प्रक्रम करना पड़ता है, इतना बड़ा तमाशा लगाना पड़ता है, तब हमें सिद्ध हो पाता है कि हाँ सर वास्तविक में यह तो बराबर है। समझ गए? तो अब बराबर हो गया, पी एफ बराबर सी एफ बराबर हो गया ना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब पीएफ बराबर सीएफ बराबर हो गया हमारा, अब हम क्या करते हैं कि पीसी निकालते हैं। सीधे अब पीसी निकालेंगे, सेम वही वाला जैसे पहला वाला किए थे। तो पीसी बराबर निकालेंगे, यहां से यहां तक का दूरी क्या करेंगे? पीएफ जोड़ सीएफ कर देंगे ना। यहां से यहां तक का दूरी निकालना है, तो हम यह वाला दूरी और यह वाला दूरी दोनों को जोड़ देंगे। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा? पीएफ जोड़ सीएफ। अब देखिए पीसी बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि प्यारे बच्चों सीएफ बराबर पीएफ सिद्ध हो चुका है, तो अब हम पीएफ के जगह पर सीएफ लिख दें या फिर सीएफ के जगह पर पीएफ लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? तो हम क्या करेंगे, पीएफ को पीएफ रहने देते हैं और सीएफ के जगह पर पीएफ लिख देते हैं। समझ गए ना? सीएफ के जगह पर पीएफ लिख दिए। अच्छा, अब पीसी बराबर क्या हो गया? पीएफ जोड़ पीएफ बराबर क्या हो गया? 2pf हो गया। पीसी क्या है? पी और सी, पीसी का दूरी क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा ना। तो वक्रता केंद्र को हम लोग आर से लिखते हैं, 2 है तो 2 कर दिए। पी एफ, यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा, और फोकस को एफ से लिखते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों ये आर बराबर 2f, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। इसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, तो यही चीज ना सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। यानी कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में भी हम लोग अब सिद्ध कर लिए। बताइए कोई दिक्कत? अब बताइए सारे बच्चे समझे कि नहीं समझे? सारे बच्चे बताइए फटाफट से, सिद्ध हो गया ना? यस सर, समझ गए। कितने बच्चे समझ गए? एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है ना, आप लोग फिर से जाकर के एक बार इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चे यहां तक समझ गए? वाह बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझ गए। यस सर, यस सर। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ना, जाकर के दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को ना, और हाँ यह वाला चीज लिख देना है, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण AB है, जो परावर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरती है?
क्या लिखेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, प्रवर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए जा रहा है, एक्चुअल में लौट जा रहा है, लेकिन पीछे डॉट डॉट से मिला है क्योंकि फोकस से जाता हुआ यह प्रतीत हो रहा है, चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतीत हो रहा है ना, तो इसी चीज को लिख दिए हैं। इसके अलावा क्या लिखेंगे, तथा सीए अभिलंब है, यह ए हो गया, यहां पर सी नाम रख दिया, सीए क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, सीए क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, हाँ जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में हम लोग दिखाए हैं, तो इस प्रकार से चित्र बनाएंगे, इधर सब कुछ हम लोग कर देंगे, समझ गए ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों यह दोनों चीज आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम अभी ही कह रहे हैं, आप लोग लिख करके रख लीजिए, दोनों में से कोई एक आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा, दोनों में से कोई भी एक आपके मैट्रिक परीक्षा में जरूर पूछेगा, आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। और अब हम अगले क्लास में आपको बताने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र आप लोग को पता होगा, 1/v + 1/u = 1/f होता है। और अब यह वाला सूत्र अगले क्लास में हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, छठा क्लास में, 6th क्लास में आपको हम यह वाला चीज सिद्ध करके दिखाएंगे, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। और यह तो सबसे बड़ा है इस चैप्टर में, अगर सबसे ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन है तो यह वाला, और यह वाला तो पक्का 5 नंबर का पूछता है, समझ गए ना, 5 नंबर का आपके परीक्षा में पूछेगा। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, यह सब कुछ हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, एक्चुअल में प्यारे बच्चों भी जो है ना, यह क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू जो है वह वस्तु की दूरी, और एफ जो है वह फोकस दूरी, यानी कि दर्पण सूत्र है जो वस्तु की दूरी, फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध बतलाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब प्यारे बच्चों अगले क्लास में हमारा पढ़ाई यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अभी जब आप लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, मैट्रिक परीक्षा में जब आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, F = r/2 में संबंध स्थापित करें, जब इस क्वेश्चन को देखेंगे ना आपका दिमाग हिल जाएगा, कहेंगे कि सर वाकई में यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो सचमुच में इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब कुल मिलाकर के आप लोगों का हमें लगता है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो फिर इस क्लास को हम यहीं पे अब समाप्त करेंगे। सारे बच्चों का कमेंट एकदम बहुत अच्छा आ रहा है कि सर, हाँ चलिए सर, मेरा नंबर सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 8114532021 इस नंबर पे आप लोग को 99 रुपया पे करना होगा। कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, आप लोग इस या दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कॉल करिएगा। जो भी हमारे टीम मेंबर उठाएंगे उनको बोलिएगा कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। नोट्स लेना है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, जो भी हमारे टीम मेंबर उठाएंगे उनको बोलिएगा हमें इस सब्जेक्ट का नोट्स लेना है, आपको नोट्स व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, समझ गए ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, नोट्स लेने के लिए आप लोगों को इस नंबर पे कॉल कर लेना है। बाकी कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझ गए। चलिए सर, सब कुछ समाप्त हो गया ना, आप लोग का कमेंट हम पढ़ रहे हैं। वाह, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाएं, वहां पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह क्लास यहीं पर अब हम समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।